हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि किसी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन और उसका मोमेंटम एक साथ बताना असंभव है, और वो इसलिए क्योंकि जब कोई फोटोन किसी इलेक्ट्रॉन पर टकराता है तो वो एक्साइट होकर अपनी लोकेशन चेंज कर देता है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी लोकेशन बदल चुका है तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का कभी पता ही नहीं चलता। लेकिन क्या हो अगर कोई ऐसा मटेरियल हो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से हो जाए कि लोकेशन को चेंज करने के लिए फोटोन के टकराने पर इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही ना हो, यानी अपनी लोकेशन चेंज ही ना करे, तब क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो क्वांटम मैकेनिक्स खत्म, फिजिक्स खत्म, सब कुछ खत्म। लेकिन ऐसा होता है, फिर भी फिजिक्स बची हुई है, और हमें ऐसा होने के बाद भी पार्टिकल की एग्जैक्ट लोकेशन और उसके मोमेंटम का कभी भी पता नहीं चल पाता। तो आखिर ये सब होता कैसे है? चलो सुलझाते हैं इस समस्या को। आज इसी राज से पर्दा उठाएंगे, काफी कुछ मिलेगा जानने को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कांच ट्रांसपेरेंट क्यों होता है। हो सकता है आपको ये सवाल थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ऐसा होने के पीछे विज्ञान की बहुत बड़ी साजिश है। आखिर किसी मटेरियल को उसकी ट्रांसपेरेंसी की पावर कहां से मिलती है? कौन से नियम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज ट्रांसपेरेंट होगी और कौन सी चीज नहीं होगी? और क्यों वो ऐसा डिसाइड करते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट होगा और वो नहीं होगा? आखिर विज्ञान में इस नौटंकी के पीछे कौन से नियम काम कर रहे हैं? ये किसकी साजिश है और किताबों में क्यों नहीं लिखा ये सब कुछ? एक तो किताबों में पूरी बात लिखते नहीं है, और उसके बाद छाती पीटते हैं कि देश से आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं निकल रहे, और उसके बाद चलो पढ़ाई को और टफ बनाओ, जान ले लो बच्चों की। अरे परेशान मत हो, मैं बताऊंगा सब कुछ। अगर कांच ट्रांसपेरेंट नहीं होता तो ये अकेली चीज फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ा देती, और मैं यहाँ पर सिर्फ कांच का ही उदाहरण लूंगा। बाकी ट्रांसपेरेंट चीज जैसे ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट या कोई और चीज भी, उस पर भी ये नियम 100% लागू होगा। तो कुर्सी की पेटी बांधकर हो जाओ तैयार, क्योंकि इस विज्ञान के सफर में बहुत मजे आने वाले हैं। अगर एक कांच को सिरामिक टाइल से कंपेयर करें तो दोनों ही मिट्टी यानी सैंड से बने हैं, दोनों ही सॉलिड हैं, दोनों ब्रिटल भी हैं, यानी अगर जमीन पर गिराए जाएं तो दोनों बड़ी आसानी से टूट भी जाएंगे। एक में हमने कलर ऐड करे हैं और दूसरे में नहीं करे। लेकिन अगर हम टाइल में कलर ऐड ना भी करें तो भी वो ट्रांसपेरेंट नहीं होती। सेम मटेरियल से बनी हुई चीजें सेम स्थिति में, सेम स्टेट में ट्रांसपेरेंसी नहीं शो करती। तो जी ये किसने डिसाइड किया कि किसको ट्रांसपेरेंट होना है और किसको नहीं होना? तो विज्ञान में किए गए इन घोटालों को समझने से पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। आओ समझते हैं ट्रांसपेरेंसी को। ट्रांसपेरेंसी को नापने के 3 पैमाने हैं। पहला ट्रांसपेरेंट मटेरियल, दूसरा ट्रांसलूसेंट और तीसरा ओपेक मटेरियल। अगर कोई मटेरियल अपने अंदर से 100% रोशनी को आर पार जाने देता है तो उसे हम ट्रांसपेरेंट की कैटेगरी में रखते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांसपेरेंट ग्लास। अब जानते हैं कि जब लाइट ट्रांसपेरेंट मटेरियल में एंटर करती है तो उस मटेरियल के अंदर लाइट के साथ क्या होता है? उसकी रफ्तार धीमी क्यों हो जाती है? लाइट बेंड क्यों करती है? और बाहर निकलने पर लाइट वापस सीधी कैसे हो जाती है? वैसे इसका जवाब मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में दे चुका हूँ, पर क्योंकि वो वीडियो यहाँ पर फिट बैठती है तो एक बार उसकी भी बात सुन लो। लाइट जब किसी मीडियम में एंटर करती है तो उस मीडियम के एटम पर टकराकर किसी एंगल पर मुड़ जाती है, और मीडियम से बाहर आने तक ये प्रोसेस यूं ही चलता रहता है। पर इस प्रोसेस के दौरान लाइट की स्पीड कम नहीं होती, बल्कि वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है, जिसकी वजह से लाइट को बाहर आने में ज्यादा टाइम लगता है और हमें ऐसा लगता है लाइट स्लो हो गई है। बात तो लॉजिकल है, और ये इंटरनेट पर अवेलेबल सबसे ज्यादा पॉपुलर एक्सप्लेनेशन भी है। बट कमाल की बात देखिए, ये बिल्कुल गलत है। तो सही एक्सप्लेनेशन क्या है वो भी जान लेते हैं। लाइट के स्लो होने के पीछे उसका वेव नेचर है। अच्छे से समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि 2 वेव ऐड कैसे होती हैं। अगर आप 2 वेव जिनकी पीक एक ही जगह है उन्हें ऐड करें तो रिजल्टेंट वेव की पीक दोनों से बड़ी होगी, और दोनों वेव की पीक अपोजिट है तो वो कैंसिल हो जाएंगी। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों वेव अलग अलग स्पीड में मूव कर रही हो और आप उन्हें ऐड करें, तब जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो दोनों से अलग स्पीड में मूव करेगी। हम ये तो जानते ही हैं कि लाइट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए लाइट वैक्यूम से ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, जो कि एटम से मिलकर बना है, और अगर एटम है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन पर एक फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और हम जानते हैं कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हैं, जिनकी वजह से 2 ऑसिलेटिंग वेव प्रोड्यूस होंगी, और जब आप उन दोनों ऑसिलेटिंग वेव को ऐड करेंगे तो आपको एक नई वेव मिलेगी। और अब ध्यान दीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये नई वेव स्लो होगी, और जैसे ही ये ग्लास से बाहर आएगी ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्पीड पर आ जाएगी, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम पर वापस आ जाएगी, जो कि होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड।
अब यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि लाइट सिर्फ तभी तक ही धीमी होगी जब तक वो मीडियम के अंदर है, क्योंकि जैसे ही वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बाहर आएगी तो उसे धीमा करने का कारण खत्म हो चुका है, तो अब वो धीमी ना होने वाली और इसी वजह से वो वापस अपनी ओरिजिनल रफ्तार पर आ जाएगी। अब आप में से कुछ लोग ये भी कहेंगे कि जब लाइट की रफ्तार कम हो गई थी तो वो ऐसे ही बाहर क्यों नहीं आ गई, उसे वापस तेज किसने किया? देखो, सवाल बिल्कुल जायज है, पर आपको एक चीज याद रखनी पड़ेगी, लाइट को तेज नहीं किया जा सकता। आप उसे धीमा तो कर सकते हो लेकिन तेज नहीं कर सकते। इसके पीछे के असली रीजन को समझाने के लिए तो मैथ्स का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको ये चीज समझा सकता हूँ। लाइट को आप एक स्प्रिंग की तरह मानकर देखिए। मान लीजिए आपने स्प्रिंग को दबा दिया और अगर मैं इसे लाइट से कंपेयर करूँ तो आप ये मानिए कि लाइट ग्लास के अंदर एंटर कर गई। अब क्योंकि आपने स्प्रिंग को दबाया है तो उसकी शेप चेंज हो गई। ऐसे ही लाइट के ग्लास में एंटर करने के बाद उसकी रफ्तार चेंज हो गई, लेकिन जैसे ही वो ग्लास से बाहर आई वो अपनी ओरिजिनल रफ्तार पर वापस आ गई। जैसे आप स्प्रिंग पर लगाए गए दबाव को हटा लें और वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। ठीक इसी तरह से हमारे ब्रह्मांड में लाइट की रफ्तार को स्पीड लिमिट मानते हैं, जिसे धीरे तो किया जा सकता है पर बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन लाइट की इस स्पीड को धीमा करने के लिए वर्क करना पड़ेगा और जैसे ही वर्क बंद होगा लाइट वापस अपनी पुरानी रफ्तार पर आ जाएगी। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तक दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगी तब तक फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन जैसे ही कांटेक्ट खत्म होगा फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा। हालांकि ये एक परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, पर आपको एक मोटा मोटा आइडिया जरूर लग गया होगा। मैं यहाँ पर एक मिसकंसेप्शन और दूर कर देता हूँ। फोटॉन्स के पास एनर्जी होती है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो चलने की वजह से यानी मूव करने की वजह से एनर्जी लूज नहीं करते, ये बात भी बिल्कुल सही है। ये तो साबित भी हो चुकी है। लाइट के हर कलर की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग होता है, लेकिन वैक्यूम में सबकी रफ्तार बिल्कुल बराबर होती है। अब चलते हैं ट्रांसलूसेंट मटेरियल पर। ये मटेरियल ना तो लाइट को पूरा रोकते हैं और ना ही पूरी तरह से जाने देते हैं, नोटी नोटी हरकतें करते हैं। ये चीज वीडियो में आगे हमें समझ में आ जाएगी। अब तीसरे होते हैं ओपेक मटेरियल, यानी मटेरियल की दुनिया के सख्त लौंडे। अब लाइट रूपी सुंदर कन्या किसी भी फ्रीक्वेंसी पर क्यों ना आ जाए, मजाल है जो सख्त लौंडा पिघल जाए, लाइट पार तो ना जाने वाली। अब मटेरियल्स की एक छोटी सी कैटेगरी और भी होती है जिनकी ट्रांसपेरेंसी टेम्परेचर के साथ बदलती है, जो आपको आजकल चश्मों में देखने को मिल जाएंगे। अब जानते हैं कि कोई मटेरियल ट्रांसपेरेंट क्यों होता है, लेकिन उससे पहले गुगली बाबा के ज्ञान को सुन लो, जो पता नहीं किसने कौन से दिव्य रसायनों को गटकने के बाद दिया है, जिसे देखने के बाद मेरी स्थिति कुछ ऐसी थी। अब इससे जुड़ी हुई एक इम्पोर्टेंट चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए, वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जिसे मैं एक वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। ये देखिए, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशन के हिसाब से अगर पार्टिकल के मोमेंटम की अनसर्टेनिटी को हम उसकी लोकेशन या उसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी से मल्टीप्लाई करें तो वो हमेशा इस कांस्टेंट से या तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी, कभी भी इससे छोटी नहीं होगी। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये सारी चीजें सही हैं, और क्योंकि अब आप इसे हजम कर सकते हो तो अब देखो मेरा कमाल। इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे एक सवाल का जवाब सोचो, अगर हम अनसर्टेनिटी को कम करें तो क्या होगा? अगर हम अनसर्टेनिटी को कम करेंगे तो हम सर्टेनिटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। एक उदाहरण देखो, अगर मैं ये बोलूं कि आप भारत में रहते हो तो ये एक अनसर्टेन लोकेशन हो गई, क्योंकि आप इतने बड़े देश में कहीं पर भी हो सकते हो। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि आप भारत में दिल्ली में लाल किले के सामने खड़े हो तो ये एक निश्चित लोकेशन हो गई है, यानी अनसर्टेनिटी को कम कर दिया जाए तो हम एक्चुअल वैल्यू के करीब पहुंच जाते हैं। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर मैं डेल्टा एक्स को घटाता हूं यानी लोकेशन की अनसर्टेनिटी को घटाता हूं तो मुझे कांस्टेंट वैल्यू को बनाने के लिए डेल्टा पी की वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा। एक और उदाहरण से देखो, जैसे 5 को 20 से मल्टीप्लाई करने पे 100 आता है, और अगर मैं 5 की वैल्यू को कम करूं तो मुझे 20 की वैल्यू को बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो मेरी 100 की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। और इसी तरह से अगर मैं 5 वाली वैल्यू को बढ़ाऊं तो मुझे 20 वाली वैल्यू को कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर से 100 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अब इसको उस फॉर्मूले से कंपेयर करो, h/4π को हम चेंज नहीं कर सकते, तो अगर मैं पार्टिकल की पोजीशन के करीब पहुंचता हूं तो मुझे उसके मोमेंटम में अनसर्टेनिटी को बढ़ाना ही पड़ेगा, और ये मैं बढ़ाऊंगा नहीं, ये अपने आप बढ़ेगी। और अगर मैं उसकी गति के बहुत करीब पहुंचता हूं, यानी पार्टिकल किस गति से
जा रहा है वो मैं पता करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कभी भी उसकी लोकेशन के बारे में पता नहीं लगेगा। यही है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इन सब बातों से साबित क्या होता है? मेरे शब्दों पे ध्यान दो। यहाँ से हमें यह पता चला कि क्वांटम वर्ल्ड के अनजाने नियमों ने एक लिमिट सेट कर दी है कि यदि आप पार्टिकल की वेलोसिटी का पता करना चाहेंगे तो आपको उसकी लोकेशन के बारे में अनुमान नहीं लग पाएगा या सही अनुमान नहीं लग पाएगा, और यदि आप लोकेशन के बारे में पता करने जाओगे तो आपको उसकी वेलोसिटी का सही अनुमान नहीं लगेगा। अब यहाँ से हमें ये पता चला कि जब कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर जंप मारते हुए दूसरी लोकेशन पर चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन ऐसा ना कर पाए? अगर ऐसा हुआ तो भाई साहब फिजिक्स की दुनिया में कत्लेआम मच जाएगा। सारे नियम एक दूसरे को कच्चा खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे और राजाओं की तरह कुर्सी पर बैठे क्वांटम मैकेनिक्स का तो अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे की पूरी कहानी मैं क्वांटम मैकेनिक्स वाली सीरीज में बता चुका हूँ, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो मैंने बोला है कि क्या हो अगर इलेक्ट्रॉन फोटोन से टकराने पर एक्साइट ना हो, ये असल दुनिया में होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है। अब अगर ये बात सच है तो फिर फिजिक्स के नियम कैसे बचे हुए हैं? तो फिजिक्स को बचाने के लिए फिजिक्स ने एक नया नियम बना दिया और उसी नए नियम की वजह से ग्लास एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल की तरह बिहेव करता है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ट्रांसपेरेंट चीजों में एटम्स का अरेंजमेंट थोड़ा विचित्र होता है और इसी विचित्र अरेंजमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट भी विचित्र होता है। अब मैं मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग में नहीं जाने वाला, नहीं तो ये वीडियो घंटों में पहुंच जाएगी। अब इसी विचित्र अरेंजमेंट की वजह से ग्लास के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर अपनी लोकेशन चेंज करने के लिए बाकी मटेरियल से बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो कि फोटॉन्स के पास है ही नहीं। तो अब इलेक्ट्रॉन और फोटोन का सौदा तो ना पटने वाला। अब समस्या है ये कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी जगह ना बदले तो हमें उसकी लोकेशन का पता चल जाएगा, और अगर ऐसा हुआ फिजिक्स के नियम गए, खत्म, सब खत्म, सब कुछ बर्बाद। और वो इसलिए क्योंकि लोकेशन तो बदल नहीं सकती, फोटोन के पास उतनी एनर्जी है ही नहीं। तो अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन फोटोन को अपने आर पार निकल जाने देगा। अब अगर ऐसा वो करता है तो लाइट के आर पार जाने की वजह से मटेरियल अपने आप ही ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी मटेरियल को ट्रांसपेरेंट होने के लिए लाइट को उसके आर पार जाना ही पड़ेगा। एक बार दोबारा सुनो। नॉर्मल चीजों में जब कोई फोटोन किसी मटेरियल पर टकराता है तो वो उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके उसकी लोकेशन को बदल देता है, जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के हिसाब से बिल्कुल सही है। लेकिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल में फोटोन इलेक्ट्रॉन को एक्साइट नहीं कर पाएगा। तो अब यहाँ पर दो चीजें होंगी, या तो हमें इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी, वो भी उसके मोमेंटम के साथ, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी क्वांटम मैकेनिक्स या मैं यूं कहूं कि पूरी फिजिक्स बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्योंकि फिजिक्स को अपने अस्तित्व को बचाना था तो इसीलिए एक नई चीज का जन्म हुआ, वो था ट्रांसपेरेंसी। अब फोटोन जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे टकराया वो उसके आर पार निकल गया बिना उसे एक्साइट करे, और जैसे ही फोटोन आर पार निकला मटेरियल ट्रांसपेरेंट हो गया। ये है असली कारण ट्रांसपेरेंसी का। ये फिजिक्स है मेरे दोस्त, इससे ज्यादा दुनिया में खूबसूरत कुछ भी नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।